आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि वो स्लिम भी हो और फिट भी। वो जो ओवरवेट है वो डाइट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग मेल और फीमेल्स के लिए सेम होना चाहिए कि नहीं, और फीमेल्स में क्यों ज़रूरत है मॉडिफाई करने की इंटरमिटेंट फास्टिंग में, ताकि वो सेफली अपने गोल को अचीव कर सकें। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी कुछ इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और क्या मेनोपॉजल एज में इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या रिज़ल्ट होगा, और क्या मॉडिफिकेशन हम सेफली कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। इसमें एक टाइम लिमिट फ़िक्स कर दी जाती है, जैसा कि 24 आवर्स में आप 8 आवर्स के अंदर दिन भर का खाना खा लेना है, बाकी के 16 आवर्स में आपको फास्टिंग करना है, फिर कोई मील नहीं। इससे तेज़ी से फ़ैट लॉस होगा। अब यहाँ एक बात और क्लियर कर दूँ कि वेट लॉस और फ़ैट लॉस में थोड़ा बहुत फ़र्क है। फ़ैट का वेट बहुत कम होता है, इसलिए जब आपका फ़ैट लॉस होगा तो उसमें वेट में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, लेकिन बॉडी के शेप में चेंज ज़रूर होगा। यानी जो एक्स्ट्रा बल्ज हैं होंगे टमी या हिप्स या थाइस के, वो ज़्यादा रिड्यूस होते फील होंगे और बॉडी शेप में आएगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग से ज़्यादा तेज़ी से फ़ैट लॉस होगा, क्योंकि 16 आवर्स फास्टिंग में जब इंसुलिन का लेवल कम होगा तब बॉडी में फ़ैट्स में जो स्टोर्ड एडिपोज टिश्यूज़ हैं वही ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी रिलीज़ करेंगे और इस तरह फैट्स डिज़ोल्व होती जाएगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिसे आप अपने करंट शेड्यूल के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पहला है द लीन गेन अप्रोच, मिसिंग मील। ये मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर और इजी है। इसमें 8 आवर्स में आपको अपना मील लेना है और 16 आवर का फास्टिंग होता है। सेकेंड है अल्टरनेट डे फास्टिंग। इस मेथड में ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि 2 दिनों में से एक दिन में आपको डेली कैलोरीज जो रिक्वायर है उसका सिर्फ 1/4 ही हिस्सा खाना है आपको, मीन्स कट ऑफ कैलोरीज, और दूसरे दिन नॉर्मल डाइट लेना है। इसी तरह कंटिन्यू करना है। थर्ड है वॉरियर डाइट। ये थोड़ा सा मुश्किल है। जो लोग खाने पर अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 4 घंटे में ही ईटिंग पीरियड होगा और टोटल 20 घंटे मीन्स 20 आवर्स फास्टिंग होगा। है ना थोड़ा मुश्किल। फोर्थ है ईट स्टॉप ईट। इस मेथड में हफ्ते के 2 दिन में पूरा फास्टिंग होगा और बाकी के 5 दिन में नॉर्मल ईटिंग टाइम होगा, यानी जो 8 आवर्स है। फिफ्थ है निक्स मेटाबॉलिक फास्ट। ये अप्रोच यूनिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जिसमें हार्मोन्स पर ज़्यादा फोकस होता है। ये 18:6 जैसा सिमिलर फास्टिंग जैसा ही है, यानी 8 आवर्स मील टाइम और 16 आवर्स जो है वो फास्टिंग है। लेकिन इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा रोल होता है, यानी इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे, डाइट प्लान होगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इन 5 टाइप्स के प्लान के मुताबिक आपको जो सूटेड हो वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात ये है कि कंट्रोल, जितना आपका कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा आप इसको फॉलो कर पाएंगे। स्टार्ट करें फर्स्ट प्लान से, जैसा कि मैंने बताया कि 16:8 का रेशो, 16 आवर्स का फास्टिंग पीरियड है और 18 आवर्स का विंडो पीरियड है, जिसमें आपको अपने दिन भर की रिक्वायरमेंट को फिनिश कर लेना है। और जब आपको लगता है कि कंट्रोल आप कर सकते हैं तो आप दूसरे प्लान पर भी जंप कर सकते हैं, जो कि अल्टरनेट डे फास्टिंग है, और दूसरे प्लान जो कि थोड़े मुश्किल है फॉलो करना। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो प्लान आपने सेलेक्ट किया है उसमें जो विंडो पीरियड है उस टाइम में ओवर ईटिंग अवॉइड करना है। ये नहीं कि मील टाइम है तो खूब ज़्यादा खा लिया। ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, फिर वेट कम होने की बजाय बढ़ सकता है। दूसरी बात जो ध्यान में रखना है वो ये है कि रॉन्ग बेवरेजेस नहीं लेना है, जैसे जूस, अल्कोहल, सोडा, आलमंड मिल्क या कोकोनट वाटर। ये फास्टिंग फ्रेंडली नहीं है। इसकी बजाय आप ले सकते हैं अनस्वीटेंड टी, यानी बिना शक्कर की कॉफ़ी, चाय, बहुत ज़्यादा पानी, या फिर एप्पल सीडर विनेगर जो है वो पानी में डाइल्यूट करके लें तो काफ़ी अच्छा है। तीसरी बात,
पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है फास्टिंग पीरियड में। पानी ज़्यादा पीने से थोड़ा भूख का एहसास भी कम होगा और आप हाइड्रेट भी रहेंगे। इसके बाद जब कोई इवेंट हो, मतलब आपको कोई इवेंट अटेंड करना है या कोई पार्टी अटेंड करना हो, वहाँ भी आपको फास्टिंग देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। किसी ने बहुत सही कहा है कि आवर फूड शुड बी आवर मेडिसिन एंड आवर मेडिसिन शुड बी आवर फूड। और फास्टिंग कोई नई चीज़ नहीं है। फास्टिंग लोग 1000 साल पहले से करते आ रहे हैं और रिसर्च से भी ये बात साबित है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे पहले इसका फ़ायदा इतना अच्छा है कि ये ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फास्टिंग से माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को सपोर्ट मिलता है और जिसकी वजह से ब्रेन को भी सपोर्ट मिलता है और प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर को रिवर्स करता है। दूसरा इसका बेनिफिट है डिटॉक्सिफिकेशन। हमारी बॉडी पूरे 24 घंटे में खुद ही डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन साथ साथ उसे डाइजेशन में भी एनर्जी लगती है। तो जिस वक्त हमारा फास्टिंग टाइम होता है उस वक्त बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने की तरफ लगता है, ना कि सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करने में, और उसे ऑप्टिमल डिटॉक्सिफिकेशन पॉसिबल हो जाता है। तीसरा है रिड्यूस इन्फ्लामेशन। मीन्स ये इन्फ्लामेशन स्वेलिंग को कम करता है। फास्टिंग से इन्फ्लामेशन में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है क्योंकि ये टॉक्सिन्स को एलिमिनेट कर देता है। फोर्थ है वेट लॉस। ऑब्वियसली फास्टिंग के दौरान जब ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो बॉडी उन फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है जो स्टोर्ड है, और इस वजह से एडिपोज टिश्यू ब्रेक होते हैं और वेट लॉस होने में। अब देखते हैं मेन एंड वुमेन में इंटरमिटेंट फास्टिंग के डिफरेंसेस। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फीमेल बॉडी जो है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसमें सेंसिटिविटी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि जब फीमेल ज़्यादा टाइम तक भूखी रहती है तब हाइपोथैलेमस जो होता है वो उस पर मुज़िर असरात होते हैं और इसकी वजह से वो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जो मेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूल्स में मॉडिफिकेशन ज़रूरी है फीमेल में इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर प्रॉपर गाइडेंस से किया जाए तो ना सिर्फ वेस्ट लाइन को श्रिंक करता है बल्कि उससे और भी अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। रिसर्च से ये बात साबित है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हर एज की फ़ीमेल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, चाहे वो एडल्ट हो या मेनोपॉजल एज में। 50 इयर्स की एज के बाद बेली फैट्स को रिड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर तरीका यही है। इसके साथ साथ और बेनिफिट है जैसे वेट लॉस, इंसुलिन का लेवल इम्प्रूव होता है, हार्ट हेल्दी रहता है, एजिंग को स्लो करता है, ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है, बॉडी से स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन को कम कर देता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, कैंसर के रिस्क को कम कर देता है और अगर कैंसर हो तो उसे भी ट्रीट करने में काफ़ी मददगार होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन देखिए हर बात में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी न्यू हेल्थ रूटीन को ट्राई करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस से सफ़र कर रहे हैं आप, या कोई ऐसी कंडीशन में बहुत ज़रूरी है जैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना जब आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पर है, अगर आपको कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है जैसा कि मिस्ड पीरियड है, इरेगुलर साइकिल्स हैं, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपका ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है,